सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तुम लोग थंबनेल देख के बिल्कुल सही सोचे हो। आज की इस वीडियो में काफ़ी दुखद भरी घटना घटने वाली है, लेकिन उसके बारे में आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल हम लोग स्टोरी पे फोकस करते हैं कि आखिर इस सीन के दौरान हुआ क्या था। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से दूध या नज़ुको जी के बीच में फाइट हो रही थी, लेकिन वहाँ पर वांग की बॉडी को पोजेस करते हुए सीतू नान अपीयर हो जाते हैं। और सीतू नान के आतंक के बारे में जी को अच्छी तरीके से पता था, जिस वजह से उसने वहाँ पे कोई भी नोक झोंक नहीं की, बल्कि मौका मिलती वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद यहाँ पर वापस हम लोग को सोल डिफाइनिंग सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वार्लिंग की बॉडी जो कि हवा में फ्लोट कर रही थी, वो अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगती है और दूतियन वहाँ पे काफी तेजी से वहाँ पर पहुंचता है और वार्लिंग की बॉडी को कैच कर लेता है। कैच करने के बाद ही दूतियन की कल्टीवेशन उस लेवल पर पहुंच ही चुकी है कि वो आराम से समझ सके कि यहाँ पर एक्चुअली में ये जो वांगलिन था वो वांगलिन नहीं था, बल्कि कोई और था और इसकी बॉडी को किसी और ने पोजेस कर रखा था, जिस वजह से वो वहाँ पे हल्का चौंका और चौंकते हुए उसने कहा पोजेशन। और इसी दौरान वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर इसकी बॉडी पोजेस्ड है तो मुझे वांगलिन की हेल्प करनी चाहिए उस सोल को निकालने के लिए, जो कि फिलहाल वांगलिन की बॉडी को पकड़ के रखी है। जिस वजह से उसने अपने हाथों के अंदर में काफ़ी सारी एनर्जीज को लाया और उसके माथे के बीच में वहाँ पे टच करने ही वाला था, यानी कि उसके आईब्रोज के बीच। जैसे ही वो वहाँ पे टच करने वाला था, तभी वांगलिन की आंखें खुलती है और वो कहता है सीनियर स्टॉप। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे दूतियन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। मतलब एक टाइम के लिए होता नहीं है कि किसी चीज़ में मगन रहो, अचानक से कोई चिल्ला दे, तो वो उस तरीके का मोमेंट था। वहाँ पे दूतियन थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आया। वांगलिन ने जैसे ही वहाँ पे उसे रोका, तभी वांगलिन के बॉडी के अंदर से आवाज़ आती है। वो वहाँ पे कहता है बहुत ही जल्दबाजी में थे छोटे लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी कि मेरी पुराने ज़माने जितना गुस्सा नहीं है, वरना एक ही लाफे में तुम्हारी जान बाहर निकल गई होती तुम्हारे शरीर से। ऐसा मत सोचो कि तुम मरने वाले हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी भी रहम दिखा देता। तुम्हारी बस किस्मत अच्छी है कि मैं पुराने ज़माने जितना गुस्सा नहीं हूँ। सच में यहाँ पे सीतू नान ने लिटरली कुछ ही मिनट्स के अंदर में दो पावरफुल कल्टीवेटर्स को लिटरली पैन में सुसु करा के रख दिया था। इतना कोल्ड और चिल्ड मोमेंट है ना, मैं इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम अपने एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में रेट करो कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, पॉइंट्स दो उस चीज़ को। इसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को देख के वहाँ पे दूतियन वाज शॉक्ड। मतलब मैं हज़ारों सालों से कल्टीवेट कर रहा हूँ, बुढ़ा हो चुका हूँ, मरने वाला हूँ, और मुझे किसी ने छोटा लड़का कहा। उसे किसी ने भी इतने सालों में लिटिल ब्रैट नहीं कहा था, और पता नहीं कौन से ज़माने में उसने इस बात को सुनी थी। और जैसे ही वहाँ पे ये डायलॉग बाजी खत्म होती है, तभी वार्लिंग के माथे के बीच एक ग्रीन लाइट वहाँ पे चमकता है और वो ग्रीन लाइट बाहर की तरफ आके एक ह्यूमन फॉर्म लेता है। समझ गया होगा कि वो कौन है, और ही वाज नन अदर देन सीतू नान। जैसे सीतू नान वहाँ पे अपीयर होता है, तो आसपास के वातावरण के अंदर में चेंजेस आने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लौंडे की ऑरा की वजह से। वहाँ पे काले बादल मंडराने शुरू हो गए, बिजलियां कड़कने लगी और लिटरली बारिश होने वाली थी। लेकिन मजा अभी बाकी है। सीतू नान ने वहां पे चिल्लाया जोर से, क्या मैंने तुम्हें बारिश होने के लिए कहा? लिटरली वो यहाँ पर नेचुरल चीज को चैलेंज कर दे रहा। उसने सीधा सीधा बोला, क्या मैंने तुमने बरसने के लिए बोला था? और इसी चीज को सुनकर वहां पे वो जो काले बादल बढ़ा रहे थे और कुछ बूंदे बारिश वहां पे होने वाली थी, वो सभी चीजें रुक जाती है। वो काले बादल गायब हो जाते हैं और वो जो कुछ बूंदे हवा में लटकी पड़ी थी वो वहीं अटक गई। एंड दैट्स द टेरिबल ऑरा ऑफ सीतू नान। कितना तगड़ा मोमेंट होने वाला, मैं इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बोलते हुए मेरे गूज़बम्स आ जा रहे हैं। सीतू नान की बस इस ऑरा को देख के वहाँ पे दूतियन की बोलती बंद हो गई। मतलब मान लो वो गूंगा बहरा हो गया, उसके गले से एक आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। इसी दौरान वहाँ पे वांगलिन समझाता है कि आखिर हुआ क्या उस दौरान। जब वहाँ पे दूत या नज़ुको जी के बीच में फाइट हो रहा था, तब वहाँ पे वांगली की जो ओरिजिन सोल थी वो ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो चुका था। इसका मतलब क्या, वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब ब्रेक थ्रू करने के बावजूद भी उसके पास पे उतनी पावर्स तो नहीं है कि वो उन दोनों के फाइट के बीच में वहाँ पे इंटरफेयर कर दे। लेकिन जैसे वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करता, तो वहाँ पे सीतू नान पूरी तरीके से होश में आ चुके थे, जिस वजह से वांगलिन खुद को हेवन डिफाइंग बीट के अंदर में छुपा देता है और सीतू नान अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे कि बाहर में कौन सा मामला चल रहा है, जिस वजह से उसने वांगलिन की बॉडी को पोजेस किया और आराम से डरा धमका के सुजाकू को बाहर भेज दिया। इसके साथ साथ वहाँ पे वांगलिन ने यह भी बताया कि जब सीतू नान ने कहा कि ज़ुको जी को उसकी तीनों उंगलियां काट देने के लिए, तब वहाँ पे वांगलिन की काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि अगर बाई चांस ज़ुको जी को पता चल जाता कि ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो ज़रूर उन दोनों के लिए मुसीबत आ सकती थी। और इस दौरान वांगलिन की जो हालत थी वो हाथ में आ गई थी, जिस वजह से वांगलिन ने अभी जाके सीतू नान से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा। तो वहाँ पर सीतू नान कहता है, क्योंकि मैं सीतू नान हूँ। भाई सच में क्या डायलॉग माजी मार रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है इसकी बातों को सुनकर। मैं इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ, जितनी बार मैं इस नॉवेल्स के चैप्टर्स को पढ़ रहा था। लेकिन खैर वापस से टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर वाली की हालत इतनी ज़्यादा खराब इसलिए थी क्योंकि अगर एक बार ज़ुकोजी समझ जाता कि सीतू नान जितना ज़्यादा टेरिबल दिख रहा है वो उतना पावरफुल नहीं है, तो वो शायद से यहाँ पे दूतियान और वांगलिन दोनों का अच्छी तरीके से बैंड बजा देता।
जिस वजह से वहाँ पे उसकी उतनी ज़्यादा फट रही थी। लेकिन सीतूनान की पावर्स के मुकाबले उसकी एक्टिंग स्किल्स कुछ ज़्यादा ही टेरिबल निकल गई, जिस वजह से यहाँ पे वो सभी लोग अभी सुरक्षित थे। दूतियान ऑलरेडी सीतूनान को देख के इतनी ज़्यादा शॉक में था कि वो कोमा में ना चला जाए या फिर मर ही ना जाए। तभी वहाँ पे दूतियान से सीतूनान कहते हैं कि बच्चे, तुमने अभी अभी मेरा प्लान पूरी तरीके से खराब कर दिया था, क्योंकि जब तुमने उससे फोर्थ सोल मांगा तब मुझे लगा कि अगर बाई चांस इस बुड्ढे ने एक बार झांक लिया कि वांगलिंग के अंदर कौन है, उसकी औकात कितनी है, तब वो शायद से हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता। मैं अभी अभी इतनी गहरी नींद से जागा हुआ था, बाई चांस उसे पता चल जाता तो वो वापस से मुझे उसी नींद में सुला देता। तुम्हें अपने फोर्थ सोल के बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार मुझे बॉडी मिल जाए और मैं अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर लूँ, फिर वो जो फोर्थ सोल है मैं पर्सनली जाके उसे मार दूंगा और उससे छीन कर ला दूंगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर एक चीज हजम नहीं हुई कि सीतूनान ने अभी अभी कहा था कि वो किसी भी जनरेशन के सुजाकू को हार्म नहीं करेगा। इस बारे में उसने यहाँ पे प्रॉमिस किया है फर्स्ट सुजाकू से, ये वू यू से, मतलब जो भी था नाम भूल गया मैं, उससे उसने प्रॉमिस किया था। और अभी अभी वो कह रहा है कि वो उसे जान से मार के खुद ला देगा। क्या बोलना क्या चाहता है भाई, पागल वागल हो गया क्या? अगर तुम लोगों को पता है इस बारे में तो तुम लोग कमेंट कर देना। इसके बाद ही जैसे ही दूतियान ने सुना लिटिल ब्रैट, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि ऐसा उसने कई हजारों सालों तक नहीं सुना था। तभी वो वहाँ पे सीतूनान से पूछता है कि आखिर सीनियर है कौन, मतलब हिचकिचा के बोला था सीनियर इज। तो वहाँ पर सीतूनान कुछ भी रिप्लाई नहीं करते, बस वो वाली को बोलते हैं, ए इसको मेरे बारे में बता कि मैं कौन हूँ। तो वहाँ पर वांगलिन बोलता है कि इनका नाम सीतूनान है। इस नाम को सुनकर वहाँ पर दूतियान के लिटरली पैर में मुंह, मतलब सॉरी मैं कुछ ज़्यादा फ्लो में पड़ गया, उसकी हालत ख़राब हो गई। क्योंकि अभी एक एपिसोड पहले जब हम लोगों ने सुना था कि एक जीनियस था जो कि सोल रिफाइनिंग सेट से बिलोंग करता था वगैरह वगैरह, उन सभी चीज़ों के बारे में जब वो बता रहा था तो उससे बस उसका नाम याद नहीं था, बाकी सब कुछ याद था। जिस वजह से जैसे ही उसने सीतूनान नाम को सुना तो उसे याद आया था कि वो द सो कॉल्ड जीनियस कोई और नहीं था बल्कि यही सीतूनान था। इसके साथ साथ वांगलिन ने एक और झटका दिया। उसने यहाँ पर बताया कि ये सेकेंड जनरेशन के सुजाकू थे। इस चीज़ को भी सुनकर वहाँ पर उसकी बस हो गई, अब मतलब पूरा बैंड वैंड सब गीला हो गया, क्योंकि दूतियान ने भी सुना था कि सेकेंड जनरेशन के जो सुजाकू थे उनका जो फेम, मतलब उनका जो ऑरा था वो फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे। और अब जाके उसे पता चला कि ज़ू कुवेज़ी की इतनी ज़्यादा क्यों फट गई, तकरीबन 5 इंच से ज़्यादा फट गई, जिस वजह से वो यहाँ से भाग गया। वांगलिन की इन बातों को सुनकर वहाँ पे दूतियान अच्छी तरीके से समझ गया कि सीतूनान कौन है। तो वहाँ पे उसने डर के मारे वहाँ पे सीतूनान को ग्रीट किया और कहा कि वो किस तरीके से वो सोल डिफाइनिंग सेट का है। तो वहाँ पर सीतूनान कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ तुमसे बच्चा, क्योंकि तुमने वांगलिन की मदद की, उसे 1 बिलियन सोल फ्लैग दिया, इसके साथ साथ उसके खराब टाइम में तुम उसके साथ खड़े थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर इन फ्यूचर चल के मुझे कभी भी मौका मिला सोल डिफाइनिंग सेट को वापस से रिवाइव करने का, तो मैं पर्सनली कर दूंगा। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि पास्ट के दौरान जब उसके ऊपर में फॉरेन कल्टीवेटर्स ने हमला किया था, तब एक सोल डिफाइनिंग सेट का कल्टीवेटर था जिसने सीतूनान की मदद की थी ताकि वो हेवन डिफाइनिंग बीट के अंदर में भाग सके, जिस वजह से उसका जो एक कर्ज है सोल डिफाइनिंग सेट के ऊपर में वो इस तरीके से चुकाना चाहता है। इस बात को सुनकर वहाँ पे दूतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि द सो कॉल्ड द मोस्ट टेरिफाइंग कल्टीवेटर ऑफ ऑल टाइम मोस्ट प्रोबेबली सुजाको के ऊपर में जो भी था वो थे सीतूनान। और जब उसने पर्सनली कह दिया कि वो सोल डिफाइनिंग सेट को रिवाइव करने में हेल्प करेंगे, मतलब अब यहाँ पे दूतियान चैन की नींद हमेशा के लिए सो सकता है। तुम लोग को अच्छी तरीके से पता है कि दूतियान अभी रिसेंट में कुछ ही देर में मरने वाला है, क्योंकि उसका जो लाइफ स्पैन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो इस दौरान अब वो फाइनली एक रिलीफ फील कर रहा है कि हाँ, सोल डिफाइनिंग सेट अब एक सही हाथों में है, क्योंकि इतनी दिनों से बस वो एक ही चीज़ को सोचा था कि फोर्स के इमॉर्टल क्लैन के बीच में और सुजाको के बीच में जो भी लड़ाई हो रहा है, उस लड़ाई के बीच सोल डिफाइनिंग सेट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और उसने वांगलिन को इसलिए हायर चुना क्योंकि अगर वांगलिन इस प्लैनेट को छोड़ के कहीं और जाता है तो वो वहाँ पर सोल डिफाइनिंग सेट को फिर से स्थापित कर देगा। इस वजह से उसने वांगलिन को चुना था। और सीतूनान के इस कमिटमेंट को सुनकर दूतियान यहाँ पे और भी ज्यादा संतुष्ट हो गया। अब यहाँ से इमोशनल मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। दूतियान वहाँ पे सोचने लगता है कि किस तरीके से उसके टीचर्स और सीनियर्स ने उसके ऊपर में भरोसा दिखाया कि सोल डिफाइनिंग सेट एक सुरक्षित हाथों में है, और जब तक वो जिंदा था तब तक उसने उसे पूरी तरीके से प्रिजर्व रखा। उसके मन में हमेशा एक डर था कि उसके मरने के बाद शायद से सोल डिफाइनिंग सेट पूरी तरीके से तबाह ना हो जाए, और उसके मन में ये डर डे बाय डे बढ़ता गया, जिस वजह से उसकी उम्र घटती गई। तभी जब उसके सीनियर ब्रदर ने बताया कि सोल डिफाइनिंग सेट की जो किस्मत है वो वांगलिन से जुड़ी हुई है, तब वहाँ पे दूतियान ने वांगलिन को ढूंढा और उसे अपना हायर चुना, और उसे हायर चुनना उसकी कोई भी गलती नहीं थी।
अब उसका मन इतना शांत हो चुका था कि अब वो आराम से मर सकता है। उसके मन में एक बात चलती है, सीनियर और टीचर, मैं जल्दी आप लोगों के पास में आ रहा हूँ। मैं सभी एंसेस्टर्स को ग्रीट करता हूँ, खुशी खुशी मैं आपके पास में आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो सबसे बड़ा डर था अब वो फाइनली दूर हो चुका है। अब मैं आपसे एक स्माइल के साथ में मिल पाऊंगा। इसे कहते ही हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत पुराना था, और वहाँ पे काफ़ी तेज़ घंघोर बारिश हो रही थी। उस सिटी के बीच में एक यूथ लड़का, ऑलमोस्ट 18 के आसपास उसका उम्र होगा, वो लड़का वहाँ पे खड़े खड़े रो रहा था। पता नहीं किसी रीज़न से रो रहा होगा, पर्सनल प्रॉब्लम्स होगी। तभी वहाँ पे उसके सामने में एक बूढ़ा आदमी आता है और वो वहाँ पर कहता है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? इस बात को सुनकर उसने वहाँ पे क्या रिप्लाई किया नहीं पता, लेकिन एक और हम लोग को सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं और नहीं बल्कि सोल रिफाइनिंग सेट का था। वो वही लड़का था जो कि उस सिटी के अंदर में बैठ के रो रहा था, और उसने काफ़ी हार्डशिप्स यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। उसने काफ़ी कड़ी लगन और मेहनत से इस बोरिंग कल्टीवेशन को दिन रात कई गिनत सालों तक किया, और फाइनली उस बूढ़े आदमी का, जिसने उसे चुन कर लाया था सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर, उसका ऑफिशियल डिसाइपल बन जाता। उसका ऑफिशियल डिसाइपल बनने के बाद वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि बाकी सभी डिसाइपल्स के मुकाबले उसकी कल्टीवेशन काफ़ी बेटर थी और वो काफ़ी तेज़ी से भी करता था। और जब फाइनली वो उस बूढ़े आदमी का वहाँ पर डिसाइपल बन गया, तब उसे एक नाम दिया जाता है, और ये नाम था दू तियान। अपने टीचर के गाइडेंस में दू तियान ने काफ़ी मेहनत और लगन से कल्टीवेशन की, और फाइनली वो एक पावरफुल सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर बन जाता है, जिसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो अकेला एक्सीडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स तक को डरा धमका सकता था। जब तक वो जिंदा था तब तक किसी भी एनिमी की औकात नहीं थी कि वो लोग सोल रिफाइनिंग सेट की तरफ आंख उठाकर भी देख ले, इनफैक्ट सुजाकू भी नहीं। इसके बाद क्या हुआ उस बारे में हम लोग को नहीं दिखाया जाता, लेकिन वापस से प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे दू तियान लोटस पोजीशन में बैठ चुके थे और वो अपने मन में सोच रहे थे कि मास्टर और सीनियर, अब फाइनली मैं आपके पास में आ रहा हूँ। मेरे मन का जो डर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका। अब मैं आपसे स्माइल करके वापस से मिल सकूंगा। दू तियान की इस सैक्रिफाइस और इस डेडिकेशन को देखकर वहाँ पर वांग ली लिटरली इतना इंप्रेस हुआ कि मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वांग ली जितना इम्प्रेस्ड है, मैं पर्सनली उतना ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। क्योंकि ऐसा रेनेगेड इमॉर्टल में बहुत कम ही बार होता है कि कोई साइड कैरेक्टर्स इतना ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले कर दे। अभी तक जो भी वांग ली और दू तियान के बीच में रिलेशन नजर आया वो एक टीचर डिसाइपल की तरह था। ऑफिशियल टीचर नहीं था, लेकिन स्टिल वांग ली के दिल में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई कि वो यहाँ पर घुटने के बल आता है। तुम लोगों को याद भी नहीं होगा कि लास्ट बार कब वो घुटने के बल आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो दू तियान के सामने घुटने के बल आता है और कहता है कि आप मेरे एक टीचर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए एक टीचर से बढ़कर काम किया है। मैं आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। इस दौरान तक जब वांग ली घुटने का बल आया था, उससे पहले ही 1 बिलियन सोल फ्रैग उसके माथे के अंदर से बाहर आया और वो वांग ली के हाथों में चला गया। वांग ली उसके बाद घुटने पर आता है और इस डायलॉग को मारता है। ऐसा कहने के बाद ही दू तियान की जो बॉडी थी वो धीरे धीरे वहाँ पे डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है, और वो जो पर्पल लाइट था वो वहाँ पर फेंट होता हुआ उस 1 बिलियन सोल फ्लैग की तरफ में बढ़ने लगा। दू तियान जब धीरे धीरे करके फ्लैग के अंदर में जा रहा था, तब उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि सीनियर, आपने जिस लड़के को चुना वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। अब सोल रिफाइनिंग सेट एक सुरक्षित हाथों में है। मास्टर, टीचर, एंसेस्टर्स, अब मैं आप सभी लोगों से मिलने के लिए खुशी खुशी आ रहा हूँ। और जब यहाँ पे दू तियान की बॉडी पूरी तरीके से डिस्पर्स हो रही थी, तब उसके सामने में एक इमेज आता है और उसके कानों में एक लास्ट आवाज आती है, और वो इमेज किसी और का नहीं बल्कि उसके मास्टर का था, जो कि कह रहे थे, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? और ऐसा कहते ही वहाँ पे दू तियान की जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से डिस्पर्स हो गया और वो इटर्निटी फ्लैग यानी कि 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर एंटर कर गया। दू तियान का वो जो फिगर, मतलब दू तियान का वो जो बॉडी या फिर कैरेक्टर नजर आता है, वो फेस धीरे धीरे करके पूरी तरीके से गायब हो गया, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं पर नजर आए या फिर ना आए, लेकिन वांग ली के दिल में वो हमेशा एक गहरी छाप छोड़ के गई है, और वांग ली कभी भी दू तियान को अपनी लाइफ टाइम नहीं भूलने वाला। और ये जो इतना इमोशनल मोमेंट है ना, बोला नहीं जा रहा। मतलब कोई भी साइड कैरेक्टर सच में मैंने रेनेगेड इमॉर्टल में ली मूवान को छोड़ के नहीं देखा जो कि इतना इम्पैक्ट प्ले करे। और ये जो लास्ट का पार्ट था ना, इस पार्ट को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिल में जो दू तियान के लिए रेस्पेक्ट थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब दू तियान यहाँ पे पूरी तरीके से गायब होता है तो सीतू नान के मुंह से भी उसके लिए रेस्पेक्टेड वर्ड्स निकले। उसने वांग ली से कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम ऐसे पर्सनालिटी से मिले। ही इज वर्दी ऑफ बीइंग रिमेम्बर्ड। अब सीतू नान के भी मुंह से उसके लिए रेस्पेक्टेड वर्ड्स निकल। अब तुम लोग समझ सकते हो कि दू तियान कौन से लेवल के कैरेक्टर को प्ले करके गया पूरे रेनेगेड इमॉर्टल की तरफ में। मुझे पता है कि कुछ एपिसोड्स के बाद सभी लोग भूल जाएंगे, लेकिन इसने एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल कैरेक्टर्स हम लोग का बनने जा रहे हैं रेनेगेड इमॉर्टल की तरफ। मुझे पता है ये लोग सीन्स वगैरह नहीं कट कर रहे, इसे और भी बेटर वे में दिखाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे सीन्स को देखा जहाँ पर डोंगोस के अंदर में इंप्रूवमेंट दिखाया गया, जिस वजह से दू तियान
का जो इम्पैक्ट है हम लोग को अच्छी तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में नजर आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली 2 से 4 मिनट का ये सीन सबको रुला देगा। मैं पर्सनली बताऊं, मैं जब इस पार्ट को बोल रहा था और पढ़ रहा था तब मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, इतना ज्यादा इमोशनल कैरेक्टर रही है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूतियान के लिए अगर आप लोगों को फाइनल फेयरवेल देना है तो कमेंट में लिखो फेयरवेल दूतियान, वी विल रिमेंबर यू। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मार के रखिएगा और दूतियान के लिए एक लाइक करना मत भूलिएगा।